डर के इस सिलसिले में आपका स्वागत है। रिया एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ एक सुखी जीवन जी रही थी, परंतु एक दिन उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। अपने एक रिश्तेदार से मिलकर वापस आते वक्त उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं सड़क पर उनकी मौत हो जाती है। रिया के लिए उसकी जिंदगी जैसे खत्म ही हो जाती है। अकेले रहना मुश्किल और असुरक्षित होने की वजह से वो अपने एक दूर की आंटी जो बिल्कुल अकेली रहती थी उनके पास मणिपुर चली जाती है। वहाँ वो एक छोटे से स्कूल में टीचर की नौकरी कर लेती है। इतने बड़े सदमे के बाद रिया बहुत दुखी और निराश रहने लगती है। एक दिन उसके घर के पास रहने वाली स्नेहा उसे अपने जन्मदिन पर आने का न्योता देती है। रिया ये सोचकर वहाँ चली जाती है कि कुछ मूड बदल जाएगा। उस पार्टी में स्नेहा के कुछ दोस्त और परिवार वाले आए हुए थे। उनके उन दोस्तों में से एक दोस्त था राज। राज को रिया देखते ही बहुत पसंद आती है और वह उससे बात करने के लिए पहुंच जाता है। बात करते करते वह दोनों एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। मोबाइल से चैटिंग, फिर थोड़ी मुलाकातें रिया के जीवन में फिर से खुशियां लेकर आईं। राज एक अमीर खानदान का लड़का था और कारोबार में अच्छा कमाने वाला लड़का था। थोड़े ही दिनों में रिया को उसने प्रपोज कर दिया। रिया फौरन मान गई। उसकी अकेली जिंदगी में राज एक सहारा बनकर जो आया था। अपनी आंटी और कुछ रिश्तेदारों की सहमति से दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद राज ने रिया से कहा कि वह उसे अपने पुश्तैनी महल में ले जाना चाहता है। रिया महल सुनकर फौरन मान गई। उसको लगा वह उस महल में रानी बनकर रहेगी। कुछ दिन का प्यार और फिर ये शादी रिया को एक सपने जैसी लग रही थी। राज के साथ ट्रेन का सफर करके वो एक गाँव में आ गई। स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर घोड़ा गाड़ी में वह दोनों महल की तरफ निकल पड़े। थोड़ा दूर जाने के बाद रिया को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में कैसे पलट गई। वह खुद को बहुत खुशनसीब सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर के सफ़र के बाद वो दोनों महल पहुंच गए। महल बहुत ही आलीशान था, परंतु ज़्यादा देख रेख न होने की वजह से बहुत ही धूल मिट्टी से भरा था। राज ने फौरन गांव से एक नौकर को बुलवा लिया। सारा सामान रखते ही रिया घर को संवारने में लग गई। साफ सफाई कर ही रही थी, तभी उसकी नज़र एक बड़े से दरवाजे पर पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था। उसने फौरन राज से कहा, ये कौन सा कमरा है और बंद क्यों पड़ा है? इसे खोलो ज़रा, देखते हैं अंदर क्या है। राज ने कहा, रिया ये मेरे दादाजी की लाइब्रेरी है। मेरे पिताजी बताया करते थे कि दादाजी यहाँ घंटों बैठा करते थे और अपनी कितनी ही किताबें उन्होंने यहीं लिखी थी। इसकी चाबी तो मुझे भी नहीं पता कहाँ है। इस कमरे में वो भी किसी को नहीं जाने देते थे। मजाक में कहते थे कि इसके अंदर उनकी कहानियों के सारे किरदार रहते हैं। रिया राज की बात सुनकर और भी ज़्यादा उत्साहित हो गई। उसे लगा अब तो ये कमरा खोलना ही पड़ेगा। उसने सब जगह ढूंढा पर उसे चाबी नहीं मिली। नौकर से कहकर उसने लोहार से चाबी बनवा ली। चाबी बनते ही रिया ने वो कमरा खोल दिया। राज भी उसके साथ उस कमरे में जाकर बहुत खुश हुआ। पूरा कमरा आलीशान अलमारियों से भरा था और उसमें बहुत सारी किताबें रखी थी। रिया से ज़्यादा राज उन किताबों को देखकर खुश हो गया। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। रिया थोड़ी साफ सफाई करके वहाँ से रसोई में चली गई और राज काफ़ी देर तक वही किताबें देखता रहा। धीरे धीरे उन दोनों की जिंदगी के दिन बीतने लगे, लेकिन रिया को राज में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। वो वापस महल को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं था। जब भी रिया वापस जाने को बोलती तो वो उसे गुस्से से डांट देता। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राज सब कुछ छोड़कर कब तक यहीं गांव में बैठा रहेगा। राज का ज़्यादा से ज़्यादा समय उस लाइब्रेरी में बीतने लगा। एक रात उसकी नींद खुली तो राज को बिस्तर पर ना पाकर वो घबरा गई। उसने इधर उधर देखा पर राज कहीं नहीं दिखा। उसने देखा कि लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला था। वो अंदर गई तो देखा कि कुछ किताबें और कमरे का सामान फर्श पर इधर उधर बिखरा पड़ा था। खिड़की का शीशा भी टूटा पड़ा था, जैसे कोई अंदर से बाहर उसे तोड़ता हुआ गया हो। रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नौकर भी रात को उस महल में नहीं रुकता था। वो हमेशा कहता था कि रात को कोई साया नजर आता था। नौकर ने यह भी बताया था कि गांव के बहुत से लोगों ने महल में किसी के होने का एहसास करा था। रिया राज का इंतजार करते करते पता नहीं कब कुर्सी पर ही सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली और वो अपने कमरे में गई तो हैरान हो गई ये देखकर कि राज बिस्तर पर ही सोया हुआ था। रिया ने राज को उठाया और पूछा, राज तुम कल रात कहाँ गए थे? क्या तुम्हें रात को कोई कांच टूटने की आवाज़ आई थी? राज उठा और बोला, मैं कहाँ गया था, मैं तो यहीं सो रहा था और मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई।
राज का जवाब सुनकर रिया थोड़ी घबरा गई और सोचने लगी कहीं राज नींद में तो नहीं चलने लगा। ऐसा क्या हुआ होगा लाइब्रेरी में कि खिड़की का शीशा टूट गया, कहीं कोई चोर तो नहीं आया था। अगली रात भी राज कमरे में नहीं था। रिया फौरन लाइब्रेरी की ओर भागी। दरवाजा बंद था लेकिन दरवाजे के नीचे से आती हुई रोशनी बाहर तक चमक रही थी। रिया को लगा कि इतनी तेज रोशनी बल्ब की तो नहीं हो सकती। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करी तो उसे लगा कि राज अंदर किसी से बात कर रहा था। उसने जोर से दरवाजा खोला तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। राज का शरीर जैसे किसी जानवर जैसा हो गया था और वो किसी भयानक से दानव से बात कर रहा था। वो दानव खुद को अमर बताकर जोर जोर से हंस रहा था। डर के मारे रिया वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो लाइब्रेरी के बाहर फर्श पर ही पड़ी हुई थी। उठते ही उसे लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रही थी। रात को देखा हुआ राज का भयानक शरीर और चेहरा उसे याद आने लगा। उसने कमरे में जाकर देखा तो राज वहीं सो रहा था। रिया ने सोचा कि आज रात वो इस सारे खेल के ऊपर से पर्दा हटा देगी। रात को उसने सोने का नाटक करा और जैसे ही देर रात राज उठकर चल पड़ा, रिया भी दबे पांव उसके पीछे चलने लगी। राज लाइब्रेरी के अंदर गया और दरवाजा उसके पीछे धीरे धीरे बंद होने लगा। दरवाजा बंद होने से पहले ही रिया भागकर कमरे के अंदर चली गई और सोफे के पीछे छुप गई। राज ने एक किताब निकाली और पढ़ने लग गया। धीरे धीरे उस किताब में से आवाजें आने लगी और राज उन आवाजों से बातें करने लगा। थोड़ी ही देर में राज चिल्लाकर फर्श पर गिर पड़ा और एक तेज रोशनी उसके शरीर के अंदर चली गई। देखते ही देखते राज का शरीर और चेहरा एक भयानक पिशाच में बदल गया। ये रूप राज के पिछले रूप से बिल्कुल अलग था। अपनी डरा देने वाली आवाज में वो बोला, मुझे भूख लगी है, खून पीना है, इतने दिनों से कोई शिकार नहीं करा। ये कहता हुआ राज उस टूटी खिड़की से बाहर की ओर चला गया। रिया समझ गई कि हो ना हो दादाजी की ये लाइब्रेरी भयानक आत्माओं से भरी थी और वो सभी इन किताबों में बंद थी। राज जो भी किताब पढ़ता उसी किताब का कोई किरदार राज के शरीर पर कब्जा कर लेता था। उसके दादाजी मजाक नहीं बिल्कुल सच में कहते थे कि उनकी लाइब्रेरी में किताबों के किरदार रहते हैं। रिया ने बहुत बड़ी गलती करी वो लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर। रिया ने बहुत सोचा और उसे यही समझ में आया कि गांव में कोई ना कोई जरूर होगा जो उसकी मदद करेगा। उसके नौकर ने उसे बताया कि रहस्यमयी तरीकों से गांव के कुछ लोग गायब हो रहे हैं। रिया को फिर संदेह हो जाता है कि इसके पीछे भी राज का हाथ होगा। रिया अपने नौकर के साथ गांव के कुछ बुजुर्गों से मिलने गई। काफी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि रमेश चाचा शायद उसकी कुछ मदद कर पाए, क्योंकि बहुत साल पहले उनके पिताजी भी उसी महल में काम करते थे। रमेश चाचा को जब रिया ने अपनी आंखों देखा हाल बताया तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि उस महल के मालिक यानी राज के दादाजी एक बहुत जाने माने लेखक थे, लेकिन अपनी कहानियों को सत्य घटना पर आधारित रखना पसंद करते थे। सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिलने के बाद वो थोड़ा बदल गए। वो कहने लगे कि कहानी को सत्य घटना बना देंगे। वो किसी तांत्रिक के पास भी जाया करते थे। अपनी लाइब्रेरी में कितने ही दिन वो बंद रहते थे। पिताजी को ये समझ नहीं आता था कि बिना खाए पिए एक इंसान कितने दिन तक रह सकता है। उन्होंने उस लाइब्रेरी से भयानक आवाजें भी सुनी थी। बहुत सब्र रखने के बाद हार कर उन्होंने उस महल से नौकरी छोड़ दी। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि रहस्यमयी हालतों में राज के दादाजी का देहांत हो गया। राज के पिताजी तो पढ़ाई के लिए पहले ही बाहर जा चुके थे, इसलिए उस महल को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वसीयत के अनुसार वो महल राज के पिताजी के नाम था और उनके देहांत के बाद वो राज का हो गया। राज अब इस हवेली का मालिक है तो वो किताबों के किरदार उसे अपना रचनाकार समझकर काबू कर लेते हैं। रमेश चाचा की सारी बात सुनकर रिया को यकीन हो जाता है, जो वो सोच रही थी वह सच है। उसका पति उन आत्माओं का शिकार बन गया है जिन्हें उसके दादाजी ने तांत्रिक से जादू टोना सीखकर जीवित कर लिया था। गांव के सभी लोगों ने सुझाव दिया कि राज को दरगाह पर लेकर जाना पड़ेगा। वहीं जाकर राज के शरीर से उन बुरी आत्माओं को निकाला गया और उस महल के कागज को जला दिया गया, जिससे ये पक्का हो जाए कि राज अब उसका मालिक नहीं रहा। रिया राज के साथ वो महल और गांव छोड़कर जिंदगी के एक नए मोड़ की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।